हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का जो चैप्टर हमारा कार्बन एंड कंपाउंड्स। कार्बन एंड कंपाउंड्स। ये एक 10th क्लास का इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बन के बारे में। और कार्बन एक हमारा एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है और इसका जो एटॉमिक मास है वो हमारा होता है 12। इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और साथ साथ में इसका नेचर। और उसके लिए हमें थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत है। कार्बन हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं और कार्बन हमारे अर्थ पे जो प्रेजेंस यानी कि जो पाया जाता है वो आपके पास 0.003%। ठीक है, बट थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। यदि मैं आपको ये बताता हूं कि कार्बन आपकी अर्थ पे पाया जाता है 5%, ये 5% अपनी फॉर्म में नहीं होता, ये 5% होता है नेचर, मतलब कि जैसे आपके एलिमेंट्स के जो आइसोटॉप्स होते हैं वो भी इसी फॉर्म में पाए जाते हैं। और हमारा एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि जो आइसोटॉप्स हैं उनको हम उनकी नेचर में नहीं पढ़ सकते, उनको पढ़ने के लिए हमें कार्बन की नेचर में आने पड़ेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 और अर्थ पे ये पाया जाता है 0.033%। अर्थ पे यदि मैं बात करूं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज की, तो उसमें हम ये बोल रहे हैं कार्बन हमारी अर्थ पे 5% पाया जाता है। और 5% कैसे पाया जाता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा मैटर के बारे में जानने की जरूरत होगी। अभी डिस्कस करते हैं उसको। तो इसमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि कार्बन अपने नेचर में 3 आइसोटॉप्स बनाता है, C12, C13 एंड C14। एटॉमिक नंबर जिसके अंदर आपको पता है कि सेम रहेगा और मास इसके अंदर क्या होगा, चेंज होगा। हमारे केमिस्ट्री के अंदर छोटा सा ड्रॉबैक है कि हम इन आइसोटॉप्स के बारे में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को अलग से नहीं पढ़ सकते। इनको पढ़ने के लिए हमें इस एलिमेंट के बेस पे ही हमें इनको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का जो सिंबल होता है वो हमारे पास क्या होता है, C। इस कार्बन को स्टडी करने के लिए इस कार्बन को स्टडी करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में हम इन आइसोटॉप्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को, इनका नेचर हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, इनका नेचर डिस्कस करने के लिए अब हम जब बात करते हैं किसी एलिमेंट की जब आप बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की या हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, प्योरिटी फाइंड आउट करते हैं। प्योरिटी, हम उस प्योरिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या आता है, एक मेथड यूज करते हैं जो कि हमें ऑलरेडी डिस्कस होता है 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में। और थोड़ा सा हमने मोल्स के बारे में डिस्कस किया था हमें 9th क्लास के बारे में, जहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमें एक फॉर्मूला दिया जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। गिवन मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट से हम निकालते हैं और परसेंटेज निकालते हैं। यानी कि जब हम प्योर की बात करते हैं कि जैसे कई बार क्वेश्चन में डिस्कस किया जाता है कि व्हाट आर द ट्रू सॉल्यूशंस, कि ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके अंदर प्योरिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, उनको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। और दूसरी भाषा में मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सॉलिड्स आर द ट्रू सॉल्यूशन, कि जो सॉलिड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो प्योरिटी रहती है वो सबसे ज्यादा रहती है। तो उसी बेस पे जब बात करते हैं, जैसे हमें पता है कि कोई लिक्विड है उसके अंदर हम कितना सॉलिड ऐड कर सकते हैं, या जैसे हमारे पास कोई लिक्विड है उसके अंदर हमें लिक्विड दूसरा सॉल्यूशन कितना ऐड करना, कितना कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, कुछ फॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। और वो चीजें हमें जो डिस्क्राइब करके देता है वो कार्बन, क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सभी, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास एलिमेंट है वो 118 है और 118 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है 3 फॉर्म के अंदर। सबसे पहले फॉर्म हमारे पास आती है मेटल्स और दूसरी फॉर्म हमारे पास आती है
नॉन मेटल्स, और तीसरी हमारे पास जो फॉर्म आती है वो आती है मेटलॉइड्स। ये हमारी तीसरी फॉर्म है। मतलब 3 कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड फॉर्म के अंदर। मेटल्स को आप अच्छे से जानते हो, ये मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब यदि थोड़ा सा डिस्कस करें तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी हैं जो मेटल्स होने के बाद भी सॉफ्ट होती हैं, वो हम स्पेशली जब मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में इस चीज को डिस्कस करेंगे। नॉन मेटल्स आपको पता है बैड कंडक्टर होते हैं और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस जिसके अंदर भी हैं वो डिस्कस करेंगे, मेटलॉइड्स हैं। और यदि प्रोटोटाइप में डिस्कस करें तो नोबल गैसेस को भी अलग से रखा गया है, पर नोबल गैसेस ऑलरेडी जो पार्ट है वो इन्हीं का पार्ट है। अच्छा, इनके अंदर जब हम डिस्कस करते हैं तो 118 एलिमेंट के अंदर सभी के अंदर प्रेजेंस ऑफ किसकी, कार्बन की प्रेजेंस पाई जाती है। कितने परसेंट? 5%। कोई भी मान लो कोई मेटल 100% अपने आप में मेटल, फॉर आयरन की बात करता हूं, निकल की बात करता हूं, कोबाल्ट की बात करता हूं, जिंक की बात करता हूं, सोडियम की बात करता हूं, तो उसके अंदर 5% कार्बन पाया जाता है। और सबसे बड़ी आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज, आपके घर में इन्वर्टर वाली बैटरी होगी, उस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं। इलेक्ट्रोड्स किसके होते हैं? इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं कौन से? जिंक और कॉपर। आप जब उनका यूज करते हो, मतलब जब ये अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करते हैं, जब बैटरी आपके चार्ज और डिस्चार्ज होती है, तो चार्ज और डिस्चार्ज होते समय ये इनके जो अपर पार्ट होता है, यानी कि बैटरी का जो अपर सरफेस होता है, उसमें एक शेड बनती है जो होती है व्हाइट कलर की। और उस व्हाइट कलर की जो शेड होती है उसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि जब बैटरी के ऊपर क्या आ चुका है? कार्बन आ चुका है। तो मतलब वहां से हमें यह पता चलता है कि जो आपकी मेटल्स होती हैं उनके अंदर भी कार्बन की प्रेजेंस होती है, यानी कि कार्बन उनके अंदर पाया जाता है। तो उसके बाद हम आगे चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें सबसे पहले जो हमने एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में रिवाइज कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर 6 होता है, एलिमेंट हमारे पास कार्बन है, नेचर में ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। नेचर में ये क्या है? एक नॉन मेटल, ठीक है, एक नॉन मेटल है। दूसरा इसकी हम बात करेंगे ग्रुप्स की, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, वो ऑलरेडी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर नंबर 3 है जो 10th क्लास का, उसमें हम इसके बारे में अच्छे से पोजीशन और इनका नेचर क्या होता है वहां से अच्छे से इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। ये नॉन मेटल्स आपके पास ये नॉन मेटल फॉर्म में होता है। एटॉम नंबर 6 12 अर्थ पे 0.03% पाया जाता है। पर जब प्योरिटी की बात करते हैं तो हर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के अंदर जो आपकी अर्थ पे प्रेजेंट है सभी के अंदर 5% पाया जाता है। ये 5% नेचर फॉर्म में नहीं होता, ये 5% अपने आइसोटॉप्स फॉर्म में होता है। फर्स्ट आइसोटॉप्स, सेकंड एंड थर्ड, इनके बारे में पर्टिकुलर इंडिविजुअली सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हमें पता है कि हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी साथ साथ इसका हम डिस्कस करते हैं। अब ये 118 एलिमेंट हैं, इनको हमने क्लासिफाई किया मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के अंदर। अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं, हमने एक छोटे से डिस्कस किए थे इसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन की। ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं तो वो मैंने आपको बताया कि भाई जो सॉल्यूशन जिसके अंदर आप मिक्सचर यानी कि कुछ डिफरेंट बहुत कम मात्रा में ऐड कर सकते हो, जिसके अंदर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, तो उसके अंदर हमने बात की सॉलिड्स आर द ट्रू सॉल्यूशन की। जो सॉलिड्स होते हैं वो एक ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, बाकी ये हम डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी हम कंटिन्यू अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो इसका बॉन्डिंग कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया कार्बन के बारे में कि कार्बन आपके लिए क्या है? एक नॉन मेटल्स, ये एक नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल के साथ साथ ये कार्बन अपनी जो वैलेंसी है 4 फॉलो करता है, मतलब जो इसकी वैलेंसी होती है वो 4 होती है। वैलेंसी के साथ साथ इसका नेचर कि ये बॉन्डिंग कैसे करता है, तो जो इसकी बॉन्डिंग होती है, तो बॉन्डिंग में कैसे बॉन्डिंग करता है? कोवैलेंट।
ये अपने आप में कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे, 4 यदि एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं तो हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कार्बन की जो फॉर्मेशन होती है, तो कार्बन की जो फॉर्मेशन में बनाते हैं, मान लो 4 एग्जांपल हम CH4 की बात करते हैं, CH4। तो CH4 के लिए सबसे पहले क्या होता है, हमें सेंट्रल एटम को लिखना पड़ता है। सेंट्रल एटम आप इजीली से फाइंड आउट कर सकते हो जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा हो। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है गेन करने में या लूज करने में, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो दोनों में सबसे ज्यादा वैलेंसी किसकी है, कार्बन की। तो कार्बन हमारे लिए क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा। तो ये हमारे पास रहा कार्बन। अब कार्बन की वैलेंसी यानी कि कार्बन को थोड़ा सा हम डिस्ट्रीफाई कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो हमें पता है ये हमारा कार्बन है, फर्स्ट सेल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 2, अगले वाले में कितने आएंगे, 4। तो ये हमारे पास क्या होंगे, अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 और 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर हैं। ये 2, ये फर्स्ट सेल जो कि फुल्ली फिल्ड हो चुकी है, ये शेयर नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब दूसरा हमारे पास एटम कौन सा था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक के बेस पे हमारे पास कितना हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी के पास 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है। इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। दूसरी हम बात करते हैं कि भाई ये यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ यानी कि बॉन्डिंग, जैसे मैंने बात की यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अभी कोवलेंट बॉन्ड कई बार, जैसे मैंने बोला कि इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसमें कई बार इसको टेट्रावैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है कि टेट्रा मींस वही 4 कि 4 बॉन्ड बनाता। तो 4 बॉन्ड में सबसे पहले क्या करेगा, ये ओवरलैप करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, ओवरलैप। पहले ये आपके एटम्स ओवरलैप करेंगे। इसने फर्स्ट एटम जो इसने ओवरलैप किया, यहां से इसने ओवरलैप किया, यहां से इसने ओवरलैप किया और यहां से इसने ओवरलैप किया। अब तक भाई जो बॉन्डेड यानी कि जो जुड़ने वाला एटम था उसने अपने आप को ओवरलैप किया है, ठीक है। अभी सेंट्रल, ये सेंटर वाला एटम है, इसने अपने आप को ओवरलैप नहीं किया है। हमें फोकस करना है सेंटर। अब देखो, अब तक यदि यहां तक बॉन्डिंग हुई है तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल एटम ने अपने 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, डोनेट कर दिया, दे दिया। किसको, जो इसके साथ जुड़े हुए थे। हमें क्या कराना है, हमें करानी है म्यूचुअल शेयरिंग, जिसके अंदर पार्टनरशिप होती है। 50% पेयर जो हिस्सा होता है वो सेंट्रल एटम का होता है, 50% जो हिस्सा होता है वो बॉन्डेड एटम का होता है, ठीक है, जिसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। अब ये ओवरलैप, अब तक जो ओवरलैपिंग की है वो ओवरलैपिंग की है जो एटम्स थे उन्होंने। अब जो ओवरलैपिंग करेंगे वो करेंगे आपका सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम क्या करेगा, इस तरीके से क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। अब ओवरलैपिंग करने से जब हम इनका ऑक्टेट यानी कि आउटर मोस्ट सेल, मैं बार बार ऑक्टेट की बात कर रहा हूं, तो ऑक्टेट का मतलब है कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसकी, अब ये चेक करते हैं। देखो इसने बॉन्डिंग बना दिया, अब ये स्टेबल हो गया। स्टेबल का मतलब है कि अब किसी दूसरे के साथ रिएक्टर नहीं करेगा। हमें कुछ और बनाना है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनानी है, या कार्बन को कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, कुछ और बनाना है। कार्बन ने अपने कार्बन किन्हीं को रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड बना, तो उसके लिए हमें अलग से कार्बन की जरूरत पड़ेगी। ये कार्बन से रिएक्ट नहीं करेगा किसी भी कंडीशन के अंदर, क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। और आप लोग लास्ट क्लासिफिकेशन एलिमेंट वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में आप आराम से बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो इस बात को कि स्टेबल क्यों होते हैं। क्योंकि स्टेबल होने का मतलब यही है कि ये अपने आप को लेस रिएक्टिव मतलब बना देते हैं और उसके बाद इनको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब बात करते हैं, अब दोनों ने यहाँ पे ओवरलैप कर लिया है। तो देखो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे कार्बन ने अपने पास इलेक्ट्रॉन अपने पास इकट्ठे कर लिए हैं और सेकंड सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। मतलब कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और 2 इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन थे, मतलब टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन, क्यों 8 इलेक्ट्रॉन से फुल्ली फिल्ड किस लिए हुआ, क्योंकि 4 पहले थे और 4 इसने शेयर कर लिए। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। देखो 1 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कंप्लीट है, ये वाला यहाँ कंप्लीट है, ये वाला यहाँ कंप्लीट और ये वाला यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास
जो टोटल आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ईच हाइड्रोजन यानी कि हर एक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे? 2 हर हाइड्रोजन के साथ। और दूसरा मैं बात करता हूं कार्बन। कार्बन के पास इसमें यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहले होंगे और 2 इसके पास यहाँ ऑलरेडी पहले प्रेजेंट थे, तो टोटल इसके पास कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। और यहां से हमारे पास एक स्ट्रक्चर्स निकल के आती हैं जिसको हमें डिस्कस करते हैं, और वो स्ट्रक्चर्स होती है मीथेन की, और जिसको हम ऐसे डिस्कस करते हैं। ये चीजें हमें कई बार हमें डॉट स्ट्रक्चर्स के नाम से भी, और लोइस कॉन्सेप्ट इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है कि होती क्या है और ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको छोटा सा एक हिंट देता हूं जिसमें आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिफाइन करना इजी हो जाएगा। यदि आप किसी का वैलेंसी पता करते हो या किसी का ऑक्सीडेशन नंबर पता करते हो, देखो यहाँ पे 2 चीजें समझने लायक हैं। ऑक्सीडेशन अलग चीज होती है और वैलेंसी अलग चीज होती है। यूज एक ही काम के लिए भले ही कर सकते हो, पर दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हमें ये नहीं पता होता कि वैलेंसी कब यूज करते हैं, और ना हमें ये पता होता कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कब यूज करते हैं। तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जब किसी की भी आप वैलेंसी लिखें, कई बार हम बुक में भी चेक करते हैं, और हमें 9th क्लास वाले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया। 9th क्लास में भी हमने एक चैप्टर आता है जिसमें हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्मेशन सिखाते हैं, तो उसमें हम ऑलरेडी बच्चों को बताते हैं, साफ साफ बताते हैं कि मान लो, एक फॉर एग्जांपल के लिए डिस्कस कर रहा हूं, मान लो मैंने वाटर की बात की, तो वहां पे हमें एलिमेंट को लिखना होता है। कई बार क्या करते हैं बच्चे की, जैसे यहां पे हम किसी की वैलेंसी लिखते हैं, वैलेंसी के साथ एक बार क्या लगाते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि कभी भी किसी भी वैलेंसी के साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोई भी चार्ज नहीं आता। फॉर एग्जांपल वाटर की बात कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में किसको लिखा जाता है? मेटल्स को, और लेफ्ट में किसको लिखा जाता है? नॉन मेटल्स को। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन को, और यहाँ पे मैंने लिखा ऑक्सीजन को। इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी यहाँ पे 1 होगी, इसकी वैलेंसी यहाँ पे 2 होगी। अब नॉन मेटल की वैलेंसी की मल्टीप्लाई मेटल के साथ, इसकी मल्टीप्लाई आपने किसके साथ कर दी? इसके साथ। इसकी मल्टीप्लाई आपने किसके साथ कर दी? इसके साथ। अब सबसे बड़ी गलती कहां करते हो? अब हमने बोला वैलेंसी, ठीक है, आप क्या करेंगे? आप यहां पे लगाते हैं -2 और यहां पे लगाते हैं +1। सर ये आपकी वैलेंसी नहीं रही है। अब ये आपके पास क्या बन चुका है? ये आपके पास बन चुका है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी स्टेबल नहीं होता, बट वैलेंसी हर किसी एलिमेंट की क्या रहती है? हमेशा स्टेबल रहती है। तो ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, ये चार्ज लगा के, हालांकि ये चार्ज नहीं लगता किसी भी कंडीशन के अंदर। जब आप स्पेशली डिस्कस कर, क्योंकि आपके पास टेबल को क्लासिफाई इसी तरीके से किया गया है, ठीक है। आप ऑक्सीडेशन नंबर से आपको स्टडी करना है, तो आपके पास एलिमेंट है ना ट्रांजिशन वाले, जिनकी आप क्या नहीं कर सकते? जिनकी आप वैलेंसी फाइंड आउट नहीं कर सकते। कौन से? जो आपके ग्रुप नंबर 3 से और 12 के जो बीच वाले एलिमेंट हैं, आप उन एलिमेंट्स की वैलेंसी को नहीं फाइंड आउट कर सकते। इन वैलेंसीज को पढ़ने के लिए आपको जो नीड होती है वो ओनली शो ऑक्सीडेशन नंबर, आप इनको सिर्फ स्टडी कर सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर के ब्याह पे। इसलिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर पे, ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होते हैं, चेंज होते हैं, बट वैलेंसीज आपकी फिक्स होती हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पे फॉर्मेशन मैंने एक यहाँ पे करके दिखा दिया है। आप प्रैक्टिस के लिए आप फॉर्मेशन करेंगे, मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप कर सकते हो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का, आप उसके बाद करेंगे S8। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, कई बार, ठीक है। ये सल्फर का S8 में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सल्फर के बारे में थोड़ा सा चैप्टर को आराम से अपने बुक से आप स्टडी कर सकते, कोई भी जो आपने हेल्प बुक परचेज कर रखी है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, S8 हो गया। इजी से जहां प्रैक्टिस करनी आपको स्टार्ट करनी है तो आप वाटर का भी कर सकते हो, H2O, ठीक है, या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इस तरीके के कुछ और जो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, आप उनका इस तरीके से ओवरलैपिंग करके आप उनका नेचर पता कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि बॉन्डिंग होते क्या है। जैसे हमने यहाँ पे बात की कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में, तो कोवलेंट के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया यहाँ पे कि कोवलेंट के अंदर हमें क्या होता है कि जिसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है। अब जो ये बॉन्ड बना हुआ है इसके बीच में और इसके बीच में, तो इसके बीच में बॉन्ड है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड,
इस वाले बॉन्ड में यदि हमें पोजीशन, भाई ये दो इलेक्ट्रॉन कहां पे पोजीशन है, कहां पे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये सर एग्जिस्ट कर रहे हैं यहां पे इन दोनों के सेंटर में, जहां इनका सेंटर पॉइंट है यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे, ठीक है। क्योंकि दोनों का अट्रैक्शन यहाँ पे, दोनों की शेयरिंग क्या 50-50 है, तो दोनों का यहाँ पे अट्रैक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। सेम होने की वजह से इनकी पोजीशन कहाँ होगी, यहाँ पे। अब जो बॉन्डिंग होती है हमें 10th क्लास के अकॉर्डिंग तीन बॉन्डिंग है हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास कोवलेंट है, दूसरे हमारे पास आयनिक होती है, हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है। तो एक और दो, अभी मैं दो के बारे में डिस्कस करूंगा, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग अभी हमें यूज नहीं होगी, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्डिंग के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। कार्बन एक नॉन मेटल फॉर्म में होता है, वैलेंस इसकी 4 होती है, जिसको टेट्रावैलेंसी बोला जाता है। बॉन्डिंग ये कोवलेंट फॉर्म में बनाता है। एग्जांपल के लिए CH4 की हमने फॉर्मेशन की, ये यहाँ पे फॉर्मेशन कर रखी है। दूसरा फॉर एग्जांपल मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में एक हल्का सा डिफरेंस होता है, जो कि मोस्टली हम यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, गलती करते हैं, कई बार हम डिफाइन करते भी उन चीजों को गलत करते हैं। फिर मैंने बात किया कि यदि आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में अच्छे से जानना है, तो आपके ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के जो एलिमेंट होते हैं उनको जो डिस्कस किया जाता है वो ओनली बेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, वहां पे आप वैलेंसी चाह के भी नहीं पता कर सकते हो, ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक। और दूसरा मैंने आपके बारे में अभी बताया कि यहाँ पे जो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमें आइसोटॉप्स को भी हम इंडिविजुअली फॉर्म में नहीं पढ़ सकते। आइसोटॉप्स को भी पढ़ने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, तो उस एलिमेंट का जो नेचर जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट है आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर। अभी बात करते हैं बॉन्डिंग के बारे में। अब देखो भाई, हम बॉन्डिंग की बात करते हैं कि बॉन्डिंग क्या होती है। बॉन्डिंग, भाई ये बॉन्डिंग जो होती है ये एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अट्रैक्शन किससे, अपोजिट चार्ज से, ठीक है। सेम चार्ज से जब एनर्जी का हम कन्वर्जन करने, थोड़ी सी हाई लेवल की बात बता रहा हूं, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में हालांकि यूज नहीं होती, बट 11th में और 12th में डेफिनेटली यूज होती है, थोड़ा सा 11th में फिर जाके 12th में यूज होती है। कि जो बॉन्डिंग होती है ना, बॉन्डिंग एक जो नॉर्मली हम डिस्कस करना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। भाई आप एक बात बताओ, हमने अभी डिस्कस किया था CH4 के बारे में, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, किसने कहा जुड़ने के लिए, ये जुड़ा हुआ है उस अट्रैक्शन की वजह से जिसने इसको यहाँ पे होल्ड कर रखा है, इसको जोड़ रखा है। हम एक फैमिली के साथ जुड़े हुए होते हैं, आप एक फैमिली के साथ ही रहना कंफर्टेबल फील करते हो, क्यों, क्योंकि वहां पर एक आपकी बॉन्डिंग होती है जो कि इमोशनली बॉन्डिंग होती है, हमारे इमोशंस हमारी फैमिली के साथ काफी स्ट्रॉन्ग जुड़े होते हैं। उसी तरीके से इस कार्बन की इसके साथ बॉन्डिंग है, ठीक है। वो बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। बॉन्डिंग यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि एक फोर्स का अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और ये अट्रैक्शन बेसिकली हम दो ही तरीके से डिस्कस करेंगे, ज्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि सॉलिड्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो कि सॉलिड्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। भाई हमें कैसे पता चले, क्योंकि इनका भी तो एक नेचर है ना, ठीक है। हम ऐसे कैसे के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, तो क्यों, क्योंकि भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, और इसके अपोजिट में जो काम करता है वो वंडरवाल, VANDERWALS, वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है, वंडरवॉल फोर्स, सॉरी, ठीक। अभी हम इन दो के बारे में बात करेंगे, और इनके बीच में डिफरेंस पता करने का सबसे आसान तरीका है क्या, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो किस पे काम करता है, न्यूक्लियस पे, क्योंकि इसका सीधा जो अटेंशन रहता है, जो फोकस रहता है वो न्यूक्लियस पे रहता है। और जो इसका जो आपके पास वैक्यूम या जो सिस्टम होता है, वैक्यूम या जो आपके पास सिस्टम होता है उस सिस्टम पे रहता है। सिस्टम पे कैसे, मतलब जो आपने कोई भी एक आपने ऑब्जेक्ट रखा है, उसके जो बॉल्स होंगे उस पे ज्यादा होगा, इस पे इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे होता है, न्यूक्लियस पे। और इसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो होता है वॉल्स पे, जो आपके ऑब्जेक्ट की वॉल्स होती हैं उस पे रहता है। अब इनके थोड़े से नेचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे काम करते हैं,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग क्या होती है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एंड बिटवीन द सब्सटेंस। ये अट्रैक्शन हो सकता है किसके बीच में भाई? मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है और ये एक सब्सटेंस के बीच में भी हो सकता है। अब भाई मॉलिक्यूल और सब्सटेंस देखो दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है? दोनों चीजें अलग अलग कैसे हैं भाई? दोनों चीजें मतलब कि जो बॉन्डिंग से जो बंधे हुए ना, उन दोनों का नेचर अलग अलग है कि इन एक दूसरे से जो फॉर्मेशन हुई है वो एक अलग तरीके से। भाई जैसे आपने मान लो कार्बन के साथ ऑक्सीजन को मिलाया, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड आपने बनाया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो उसका नेचर गैसीय फॉर्म में आ गया। तो गैसीय फॉर्म में कैसे आया और क्यों आया वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो गैसीय फॉर्म में आया, या हो सकता था वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता, या वो गैसीय फॉर्म में आ जाता। तो वो चीजें आपको कौन बताता है? वो आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन बताता है कि उसके अंदर जो बॉन्डिंग हुई है वो बॉन्डिंग कैसे हुई है, और बॉन्डिंग होने के सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो हमारे लिए जो सॉलिड्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स वाली होती है, और वंडरवॉल फोर्सेस के अंदर जो वंडरवॉल फोर्सेज होता है उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा वंडरवॉल बॉन्डिंग होती है। अब इनका क्या होता है, क्योंकि इन दोनों का जो अट्रैक्शन होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में होता है। इसका डायरेक्शन मैंने बताया न्यूक्लियस की तरफ होता है और इसका डायरेक्शन आपकी वोल्स की तरफ होता है, ठीक है? तो इसका वोल्स की तरफ होगा तो इसका कोई फैक्टर न्यूक्लियस की तरफ नहीं होगा। न्यूक्लियस में अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होता है, ज्यादा नहीं होता, ठीक है? इसलिए अब उसके आगे बात करेंगे अब बॉन्डिंग के बारे में। अब बॉन्डिंग को हम क्लासिफाई करते हैं साथ साथ में नेचर के साथ भी, ठीक है? कि भाई हम अब बात करते हैं सबसे पहले कोवलेंट बॉन्डिंग की। कोवलेंट बॉन्डिंग हमने इसको क्लासिफाई कर दिया 3 पार्ट्स के अंदर। मैंने पहले ही बताया था आपको कि हम जो डिस्कस करेंगे अभी बॉन्डिंग के बारे में, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीन ही के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है भाई? कोवलेंट बॉन्ड के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन बिटवीन, जिसके अंदर अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू सब्सटेंस एंड टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है? सब्सटेंस के बीच में एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में। अच्छा, ये अट्रैक्शन सॉलिड्स के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है कंपेयर टू लिक्विड एंड कंपेयर टू गैसेस। अब इस अट्रैक्शन का क्या इसके अंदर जो एक दूसरी बात है कि इसके अंदर जो म्यूचुअल शेयरिंग होते हैं वो भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि एक दूसरे को ये ओवरलैप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH4 का जो मैंने अभी आप लोगों को इसके बारे में बताया था। थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक कि ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर क्यों भाई? भाई गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, मेटल नॉन मेटल में आप अच्छे से पढ़ लोगे, ये आपने पढ़ लिया होगा। या छोटे से लाइन में मैं आपको डिस्क्राइब भी बता देता हूं, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं कि भाई देखो कंडक्टर कौन, हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, ठीक है? एक छोटी सी बात समझने लायक है कि भाई गुड कंडक्टर कौन होगा और बैड कंडक्टर कौन होगा। गुड कंडक्टर वो होगा जिसके पास नेचर फॉर्म में उसके पास हो, या जिस फॉर्म में आप उससे रिएक्ट कराना चाहते हो, उन दोनों फॉर्म में से एक फॉर्म में उसके पास कैटायन और एनायन क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। यदि उसके पास कैटायन और एनायन फ्री हैं, कैटायन एंड एनायन फ्री हैं, जिसके साथ आप या जिससे आप रिएक्ट करा रहे हो, ये वाला उसके पास है, ठीक है, तो वो गुड कंडक्टर है। और जिसके पास कैटायन और एनायन फ्री नहीं है ना, वो आपके लिए क्या है? बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक बात याद कर लें, अब वो बातें भूल जाओ, वो बातें आप रखो तो अपने तक ही सीमित रखो कि मेटल गुड कंडक्टर होती हैं, मेटल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि फिर मैं एसेप्शंस में बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस कर सकता हूं, ठीक है, जो कि मेटल नॉन मेटल चैप्टर में अच्छे से हम उस चीज को डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब दूसरा कि बैड कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ कैटायन एनायन में से फ्री नहीं होते, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं कि आपके पास बॉन्डिंग तो कोवलेंट है, अट्रैक्शन बिटवीन द सब्सटेंस एंड मॉलिक्यूल के बीच में होता है, और उसके अंदर हम क्या बात करते हैं, कैटायंस और एनायंस आपके क्या होते हैं, उसके पास फ्री नहीं होती।
ये बैड कंडक्टर होते हैं फॉर द इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इनका हाई होता है क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं कहां पे, सॉलिड्स फॉर्म के अंदर, क्योंकि इनको एग्जिस्ट करने के लिए आपको किसी डिफरेंट फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अट्रैक्शन के बीच में ज्यादा होता है। फिर हम बात कर लेते हैं इसके साथ साथ आयनिक बॉन्डिंग की। जो आपके पास आयनिक बॉन्डिंग होता है, इसके बारे में सबसे बड़ा एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे NaCl का। NaCl आपके पास क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, और NaCl के अंदर जो हमारा काम करता है वो अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम अभी ट्रांसफर करके दिखाएंगे, जिसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जो नेचर में जिसके पास कैटायन होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। मतलब कि इसमें क्या होगा कि जो आपके पास मेटल होंगी, मेटल्स क्या करेंगी, जो मेटल्स होंगी या जो यहां पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करेगा, किसको, जो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, किसको करेगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव को, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं जो यहां पे क्या होगा, एक नॉन मेटल्स होगा, ठीक है, ये उसके पास ट्रांसफर करेगा। और दूसरे जो हमने अभी इसके बारे में डिस्कस किया था कि भाई आयनिक बॉन्डिंग होगी, तो इसके अंदर से दूसरा हमने जो डिस्कस किया था कि इसके अंदर सेंट्रल जो एटम होगा वो यहाँ पे क्या नहीं करेगा, वो ओवरलैपिंग भी नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार,